बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारे पास टेस्ट 1 की डिस्कशन है। एक हफ़्ता पहले आपसे टेस्ट लिया गया था, उसकी डिस्कशन आज आपके साथ की जाएगी। तो आइए हम वन बाय वन तमाम MCQs को डिटेल्ड डिस्कस करते हैं और इसका सोल्यूशन आप लोग नोट करते जाइएगा। MCQ नंबर 1 है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। ऑप्शंस 7, 1, 6, 4। बेटा आपको मालूम होगा कि मैंने एक बात आपको सिखाई थी कि वेक्टर्स कभी भी नॉर्मली यूजुअली मैथमेटिकल रूल्स से ऐड नहीं हो सकते, लेकिन एक कंडीशन है जिसके मुताबिक आप वेक्टर्स को मैथमेटिकल रूल के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, और वो है कि अगर वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों। अगर वो पैरेलल होते हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो उनका रिजल्टेंट दोनों को ऐड करके आएगा। अगर वो एंटी पैरेलल हैं तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे, रिजल्टेंट उनका ऐड करके आएगा और रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बड़ी वाली फोर्स होगी। अब चूंकि इसके अंदर वो कह रहा है कि दोनों पैरेलल हैं, तो उसके लिए हम दो वेक्टर्स कंसिडर कर लेते हैं, 3 न्यूटन का और 4 न्यूटन का, जो कि उसने हमें दिए हैं, सेम डायरेक्शन में हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास इनका रिजल्टेंट 7 न्यूटन आ जाएगा। अब वैसे तो वेक्टर्स ऐसे ऐड नहीं होते, लेकिन चूंकि ये पैरेलल हैं इनको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट MCQ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर मे बी। इंपॉर्टेंट MCQ है। वो कहता है कि एक वेक्टर के मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, 1, 2, 3 या इनफाइनाइट। बेटा कंपोनेंट्स का समझना बहुत ज़रूरी है। कंपोनेंट्स का मतलब पार्ट्स के वेक्टर हमारे पास कितने वेक्टर्स से मिलकर आया है। आपको मैंने डेफिनेशन सिखाई हुई है, वो तमाम वेक्टर्स जो ऐड होकर आपको रिजल्टेंट वेक्टर देते हैं, वो तमाम वेक्टर्स उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। बेटा एक मैंने ये एग्जांपल ली जिसके अंदर दो वेक्टर्स A और B ऐड होकर आपको रिजल्टेंट वेक्टर R दे रहे हैं। एक मैंने ये एग्जांपल ले ली, इसके अंदर वेक्टर्स A, B, C, D, E ऐड होकर आपको रिजल्टेंट दे रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने ये ली जिसके अंदर आपको वेक्टर्स A, B, C, D ऐड होकर रिजल्टेंट दे रहे हैं। बेटा ऐसे ही आप कितने ही वेक्टर्स के एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो हमारे पास कंपोनेंट्स 1 होंगे, कंपोनेंट्स 2 होंगे, कंपोनेंट्स 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, आप कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते। और याद रखिएगा बेटा, जब भी कोई चीज़ आप सर्टेनिटी के साथ कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते, यकीन से आप नहीं बता सकते, आप हमेशा उसके लिए इनफाइनाइट की टर्म इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली बच्चे को ये ज़हन में होता है कि इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, ला तादाद, ना ख़त्म होने वाला, जबकि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। फ़िज़िक्स में, हम साइंस में हमेशा इनफाइनाइट अनडिफाइंड को कहते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनडिफाइंड, जिसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप यकीन से नहीं बता सकते। लिहाजा आप नहीं बता सकते कि एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। वेक्टर के 10 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। लिहाजा आप इसके लिए ये कहेंगे कि इसके कंपोनेंट्स इनफाइनाइट हैं। तो मेरा बेटा इसको ध्यान से ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R इज़। उसने आपको वेक्टर R दे दिया है। अब मैग्नीट्यूड के लिए आपको मालूम है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इनको सम करके हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो बेटा इसका सलूशन बहुत सिंपल सा, ये वेक्टर R है, इसकी जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 2 का 4, सम करेंगे तो 49 का अंडर रूट आएगा, और 49 का अंडर रूट किसके बराबर है, 7 के। सो द करेक्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट MCQ है,
द रिजल्टेंट ऑफ 120 न्यूटन एंड 20 न्यूटन फोर्सेस कैन नॉट बी। आपको याद है बेटा, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी रिजल्टेंट फाइंड करना है आपने उनको ऐड भी करना है और उनको माइनस भी करना है, क्योंकि रिजल्टेंट के बारे में उसने तो ये कहा ही नहीं है कि ऐड करके आया है कि माइनस करके आया है कि किस तरह आया है। लिहाजा आपने उसको ऐड भी करना है और माइनस भी करना है ताकि आपके पास मैक्सिमम भी आ जाए और मिनिमम भी आ जाए। इस तरह से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि ये इस मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकता और मिनिमम से कम नहीं हो सकता, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बेटा यही काम हम लोग करते हैं। हम लोग इसके सोल्यूशन के लिए 120 और 20 न्यूटन को ऐड जब करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 140 न्यूटन, जो कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट देता है। जब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 100 न्यूटन, जो कि हमें मिनिमम रिजल्ट देता है। यानी कि आपको मालूम हो गया कि इसका आंसर, इसका रिजल्टेंट 100 से कम नहीं होना और 140 से ज़्यादा नहीं होना। 100 आ सकता है, 100 से कम नहीं होगा, 140 आ सकता है, 140 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो अब अगर आप मेरा बेटा ऑप्शंस पे गौर करें तो अल्फ़ा 141, बीटा 100, चार्ली 101, डेल्टा 130, तो इन तमाम ऑप्शंस में आप देखिए कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता, तो आप क्लियरली कहेंगे कि वो आंसर है अल्फ़ा, क्योंकि सोल्यूशन में आपने देखा कि मैक्सिमम तो 140 है, तो 141 तो आ नहीं सकता। तो लिहाजा ये इसका छोटा सा सोल्यूशन था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। बेटा सिंपल सा आपको इंफॉर्मेटिव एमसीक्यू है कि अगर आप इसकी डेफिनेशन को गौर कर लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि वेक्टर को जब हम एक मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो नया वेक्टर आता है जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं और उसको हम एरो कैप से शो करते हैं। लिहाजा आप जब इसको लिखेंगे तो आपको क्लियरली इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बीटा। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेटिव एमसीक्यू था। नेक्स्ट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन एक्स जेड प्लेन। याद रखिएगा एक्स जेड प्लेन। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्स जेड प्लेन हमने एक्स वाई तो पढ़ा था, लेकिन अगर आप बेटा इस एमसीक्यू को एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको इस पॉइंट को देख कर ना एक चीज़ क्लिक होगी, वो ये कि ये तो हमारे पास 2 डिमेंशन है ही नहीं, ये तो 3 डिमेंशन में दिया हुआ है और 3 डिमेंशन मैंने आप लोगों को डिटेल्ड पढ़ाई हुई है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन होता है, एक वाई जेड प्लेन है और एक एक्स जेड प्लेन है। ये 3 प्लेन हैं हमारे पास। अगर तो वो हमारा पॉइंट पी कहता है ए बी सी स्पेस में है, तो स्पेस में पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो वो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन वो हमें कहता है कि पॉइंट बताएं एक्स जेड प्लेन में क्या है। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी इन एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में बात कर रहा है। तो बेटा अगर हम इन 3D के अंदर प्लेन्स को देखें तो एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड में ए आई प्लस बी जे, वाई जेड में बी जे प्लस सी के, एक्स जेड में ए आई प्लस सी के। तो उसकी रिक्वायरमेंट है एक्स जेड, तो एक्स जेड प्लेन में हमारे पास पोजीशन वेक्टर ए आई प्लस सी के होगा। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। ठीक है मेरा बेटा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिफाइंस फिजिक्स। फिजिक्स को कौन सी इक्वेशन डिफाइन करती है, यानी कि फिजिक्स की डेफिनेशन को कंप्लीट करती है। बेटा फिजिक्स की डेफिनेशन अगर आप गौर करें, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। यानी कि ये हमें मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और उनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो बताती है। अब अगर आप इनकी ऑप्शंस देखें तो आपका माइंड क्लियरली कहेगा कि यार इसके अंदर जो इक्वेशन E इक्वल्स टू mc² है ये राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि F इक्वल्स टू m में ये तो एक फिजिकल फिनोमिना फोर्स के बारे में बता रहा है कि फोर्स लग रही है, वो फिजिक्स को डिफाइन थोड़ी ना कर रहा है। P इक्वल्स टू mv ये मोमेंटम, एक फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम को बता रही है। और चार्ली E इक्वल्स टू mc²। लेफ्ट साइड ज़रा गौर से देखिए एनर्जी, राइट साइड पे देखिए मैस और इक्वल टू इनका रिलेशन बता रहा है। E इज इक्वल्स टू mc², एनर्जी, मैस एंड देयर रिलेशनशिप। तो लिहाजा ये हमारे पास चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी,
द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज, यानी कि उसने वेक्टर ए आपको दे दिया है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। और आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर के लिए हमें वेक्टर चाहिए, उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम जब इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3i, 1/3j, 2/3k। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। ये न्यूमेरिकल बेस MCQ है। कोशिश की है कि आपको इंफॉर्मेटिव बेस, कोग्निटिव बेस, न्यूमेरिकल बेस, नॉलेज बेस, हर किस्म का MCQ दिया जाए। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी शायद डिस्कशन के दौरान करवाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी बच्चों ने ठीक किया होगा। इसका सोल्यूशन वैसा ही है, मैं रिपीट कर दूं कि एडिशन में आपने सीखा था कि वेक्टर्स मिलकर रिजल्टेंट बनाते हैं और वो वेक्टर्स उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और रेजोल्यूशन में आपने सीखा था कि वेक्टर दिया है, उसके कंपोनेंट्स आपने बनाए थे। तो एडिशन में आप क्या करते थे, कंपोनेंट्स दिया होता था, रिजल्टेंट बनाते थे। तो रेजोल्यूशन में क्या करते थे, रिजल्टेंट दिया होता है, कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। नॉर्मली स्टूडेंट कहता है कि सर एडिशन का रिवर्स तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो लेकिन वेक्टर्स में बेटा मैंने पहले बताया कि डायरेक्शन मैटर करती है, डायरेक्शन मैटर करती है। मैथमेटिक्स के रूल्स हर जगह अप्लाई नहीं होते, इसलिए हमें वेक्टर्स में वेक्टर्स के रूल अप्लाई करने हैं। सो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज रेजोल्यूशन, यानी कि ऑप्शन डेल्टा। इसका सोल्यूशन डिटेल्ड मैंने आपके साथ लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर किसी स्टूडेंट ने हाल ही में ज्वाइन किया है तो वो, उससे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 इसको ध्यान से स्टडी कर ले, वहाँ पर इसको उसका जवाब मिल जाएगा। नंबर 10, इफ़ a plus b magnitude equals to a minus b magnitude, when a equals to b then angle between a and b will be। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है, बोर्ड में बेशुमार दफ़ा आया है, लेकिन उसने आपको बड़ी ही अहम बात बता दी है कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड a माइनस b का मैग्नीट्यूड बराबर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि a और b का सम हमें रिजल्टेंट वेक्टर RA प्लस b देगा, a और b वेक्टर का डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन हमें रिजल्टेंट वेक्टर a माइनस b देगा, और उनकी मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। तो आइए बेटा ज़रा इसको थोड़ा सा देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि दो वेक्टर्स a और b ये हैं। अगर बेटा मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो a प्लस b हम इस तरह से बनाएंगे और इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आएगा। सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं तो वेक्टर b रिवर्स हो जाएगा। आपको याद है ना कि मैंने कहा था कि सब्ट्रैक्शन करते हुए वेक्टर को रिवर्स डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा और फिर ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ b की डायरेक्शन को रिवर्स करके एक में a में ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर r प्राइम आ गया। यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर r प्राइम a माइनस b है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ये वही बात जो उसने हमें सवाल में बताई हुई है। अब बेटा ये कंडीशन कब फुलफिल हो रही है? अगर आप एडिशन वाले केस में देखें तो a और b में एंगल 90 डिग्री है। अगर आप सब्ट्रैक्शन वाले केस में देखें a और b में एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि उसकी दी गई कंडीशन के मुताबिक दोनों ही सूरतों में हमारे पास एंगल 90 डिग्री बन रहा है। सो हम क्लियरली कह सकते हैं कि द एंगल बिटवीन a एंड b विल बी 90 डिग्री। सो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है जी, अ वेक्टर इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय। तो बेटा बिल्कुल ही इंफॉर्मेटिव बेस्ड सवाल, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कि वेक्टर को किस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम वेक्टर को या तो बोल्ड अल्फ़ाबेट से शो करते हैं या इसके ऊपर एरो लगा के शो कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा ऑप्शन में एरो भी है, चार्ली ऑप्शन में बोल्ड भी है। सो डेल्टा ऑप्शन बोथ बी एंड सी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। नेक्स्ट है जी, द फोर्सेज F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल थीटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट F1 प्लस F2 इज गिवन बाय।
आपको याद होगा कि जब मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको दो बातें बड़ी क्लियर की थी। एक मैंने कहा था कि अगर वेक्टर्स 90 डिग्री पर हुए तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट है, और अगर वेक्टर्स 90 डिग्री के अलावा हुए तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट है। इसको मैंने लॉ ऑफ कोसाइंस से आपको मैंने कहा था, याद कीजिएगा। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा तो ये लेक्चर नंबर 6 और 7 इसको देखिए, मैंने आपको वहाँ पर बहुत क्लियरली डिटेल में समझाया था। तो बेटा यहाँ पर चूँकि इसका प्रूफ मैथमेटिकली हमारे पास मौजूद है, हमें वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स का यहाँ पे इतना इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ फिज़िकली हमने ये फार्मूला सेलेक्ट करना है। तो लिहाजा इसमें हम आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि एंगल थीटा है कि 90 है। आप अगर गौर से देखें तो उसने एंगल कहा है थीटा है, तो उसका मतलब है कि वो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला है a² + b² अंडर रूट, वो फार्मूला नहीं है। तो फिर लॉ ऑफ कोसाइन होगा a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर रूट। तो बेटा इसलिए हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है मेरा बेटा, ये हमारे पास MCQ नंबर 12 था, इम्पोर्टेंट MCQ है। इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर शेयर नहीं किया। नंबर 13, द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज हुज वेक्टर सम इज़ 0। वो कह रहा है कि हमारे पास अनइक्वल फोर्सेस से मुराद फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, उनका वेक्टर सम 0 आए तो हमारे पास कितनी फोर्सेस होनी चाहिए। ये बेटा हम लोगों ने पहले भी शायद डिस्कस किया है, चलिए हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर फ़र्ज़ कर लीजिए मैं एक फोर्स 2 न्यूटन की अप्लाई करता हूँ तो ये डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगी। अब फ़र्ज़ कर लीजिए इसके ऊपर एक फ़ोर्स की बजाय 2 फोर्सेस लग रही हैं, दोनों डिफरेंट मैग्नीट्यूड की लेनी है, कि उसने सवाल में कहा है। एक मैंने 2 न्यूटन कंसिडर कर ली, एक मैंने 1 न्यूटन कंसिडर कर ली। अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हों, ये दोनों ऑपोजिट भी तो हो सकती हैं। तो अगर इनको आप ऑपोजिट लगाएं तो बेटा दोनों ही केसेस में ये राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी, बिकॉज अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं तो बॉडी के अंदर मोशन आ जाएगा। अब बेटा हम इसके ऊपर 3 फोर्सेस को लेके देखते हैं। 3 फोर्सेस मैंने 3, 1 और 2 न्यूटन की कंसिडर की। अगर तो तीनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं तो ये मूव करना शुरू हो जाएगा, लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए इनमें से एक फ़ोर्स जो है वो ऑपोजिट हो गई, और वो कोई भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैंने सवाल को देखते हुए 3 न्यूटन को ऑपोजिट किया। जब मैं ऐसा करूँगा तो मैं देखूँगा कि इस बॉडी पे अब राइट वर्ड भी 3 न्यूटन लग रही है, लेफ़्ट वर्ड भी 3 न्यूटन लग रही है, तो दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगी, लिहाजा हमारे पास ये मूव नहीं करेगा। तो बेटा ये स्टॉप हो जाएगा। लिहाजा मिनिमम फोर्सेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स की कितनी चाहिए, वो 3 चाहिए मिनिमम, कम से कम, ज़्यादा 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर वो मिनिमम कह रहा है, और जब वो मिनिमम कह रहा है तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। तो मैं अगर इसी सवाल में ये चेंजिंग ले आऊँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस कितनी हैं, तो बेटा उसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि मैंने कहा मिनिमम तो 3 है, मैक्सिमम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बेशुमार हो सकती हैं, तो इसलिए वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सवाल को अच्छे से पढ़ लेना, क्या वो मिनिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम पूछ रहा है, और ये भी देख लेना कि वो अनइक्वल कह रहा है कि इक्वल कह रहा है। नेक्स्ट है जी नंबर 14, द एंगल थीटा मेड बाय एनी वेक्टर इज टेकन फ्रॉम। सिंपल सा सवाल, बार बार हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर ऑलवेज मेक एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑप्शन बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी 15, स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय। बेटा इस चैप्टर के आगाज़ में मैंने आपको स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में बताया था। स्केलर्स वो होते हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड्स और यूनिट्स चाहिए होते हैं, बस डायरेक्शन मैटर नहीं करती, हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड और यूनिट लाजमी होना चाहिए। लिहाजा चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड। वो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हो जाए, तो बेटा
डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो जाए तो हम उसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं ना, उसकी डायरेक्शन जब भी रिवर्स करेंगे नेगेटिव लगा देते हैं तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। लिहाजा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज़ अ राइट ऑप्शन। नंबर 17 है जी, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स हुज सम इज नल वेक्टर। अब वो कह रहा है कि हमारे पास अनइक्वल वेक्टर्स कितने हों तादाद में कि उनका सम नल वेक्टर आए। आपका की वर्ड है अनइक्वल वेक्टर्स। बेटा इक्वल वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। अनइक्वल वेक्टर्स मींस मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन डिफरेंट, यानी कि दोनों में से कोई भी एक चीज़ डिफ़र कर गई तो वो इक्वल नहीं कहलाएंगे। तो लिहाजा अगर हम एक वेक्टर बेटा ए कंसिडर करते हैं जो कि बॉडी पे लग रहा है 2 न्यूटन, और अगर दूसरा वेक्टर भी 2 न्यूटन ही कंसिडर करते हैं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो बेटा दो ऑपोजिट वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में वो भी तो अनइक्वल वेक्टर्स होते हैं ना। तो मिनिमम हमारे पास 2 आने चाहिए, क्योंकि नल वेक्टर हमारे पास, आपको याद होगा कि नल वेक्टर तभी आएगा जब हम एक वेक्टर में उसका नेगेटिव ऐड करेंगे। और बेटा अगर वेक्टर एक हमारे पास ए है, उसका नेगेटिव -a आएगा, तो दोनों इक्वल तो ना हुए, दोनों अनइक्वल ही हैं ना। तो लिहाजा मिनिमम अनइक्वल वेक्टर्स 2 हैं, लेकिन मिनिमम अनइक्वल फोर्सेस 3 हैं। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इस तरह का एमसीक्यू डिस्कस किया था, तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें तो एमसीक्यू चेंज हो जाता है। नंबर 18 है, वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, देन इट्स एक्स कॉम्पोनेंट इज गिवन बाय। एक वेक्टर है जी, वो एंगल थीटा बना रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, जबकि वो आपसे डिमांड कर रहा है एक्स कॉम्पोनेंट। तो बेटा वो जो कह रहा है हम वो कर देते हैं। हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल थीटा बन रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, लेकिन अगर आप मुझे बताएं एंगल थीटा उसने बाय डेफिनेशन क्या सही लिया है? नहीं, एंगल हमेशा किसके साथ लिया जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल ये बनेगा, और ये एंगल आपको मालूम है 90 में से थीटा माइनस करके आएगा। अब अगर आप देखें एंगल के सामने वाई कॉम्पोनेंट है, नीचे वाला एक्स कॉम्पोनेंट है, उसने चूंकि आपसे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट की डिमांड की है, वो एक कोस थीटा है। थीटा यहाँ पर हमारे पास 90 माइनस थीटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के एंगल में अगर 90 डिग्री π/2 या उसका कोई मल्टीपल आ जाए तो वो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, कोस बेटा साइन में चला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए साइन थीटा है। तो बेटा ये इसका छोटा सा सोल्यूशन है, इसको ध्यान से आप लोगों ने देखना है। नंबर 19, when a certain vector A is multiplied by a number n, then the magnitude of resultant vector is given by। यानी कि आपके पास एक वेक्टर है, उसको आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है n नंबर से, तो बताएं क्या होगा। तो बेटा आपको याद है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। तो आप जब एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से तो उसकी मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाती है, यानी कि n टाइम्स a हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नंबर 20 है जी, इफ रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन ए थर्ड क्वाड्रेंट देन एंगल विल बी। यानी कि वेक्टर अगर हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में है तो एंगल क्या होगा? जी बेटा, तो तीसरे क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखी। तो यहाँ पर भी मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ कि लीजिए जनाब, ये मेरे पास रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पता लगेगा? दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, और यहाँ पर एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है कि 180 में हम फाई को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर डिटेल पड़ी है, आप लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो लेक्चर नंबर 7 जो है उसको लास्ट में देखिए। 21, द फोर्सेज F1 एंड F2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी। तो वही बात कि मैंने आपसे कहा था, देखना कि वेक्टर्स 90 बना रहे हैं, एंगल के डिफरेंट बना रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर द रूट है, यानी कि अल्फा ऑप्शन। 22, फॉर 3 डायमेंशनल फ्रेम वी रिक्वायर्ड। आपको याद है ना बेटा कि 3 डायमेंशनल फ्रेम में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। 23,
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन या इक्वेशंस डिस्क्राइब्स फिजिक्स। अब बेटा यहाँ पर वो वर्ड डिफाइन इस्तेमाल नहीं कर रहा, डिस्क्राइब इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि कौन सी इक्वेशन फिजिकल फिनोमिना के बारे में है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में है। तो अगर आप देखें सारी की सारी इक्वेशन फिजिकल इक्वेशंस हैं, यानी कि F इक्वल्स टू एम में फोर्स है, P इक्वल्स टू एम वी मोमेंटम है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एनर्जी है, तीनों की तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो लिहाजा सारी की सारी फिजिक्स को डिस्क्राइब करती हैं। 24th, द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय। तो स्पेस में वेक्टर कितने डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बेटा आपको मालूम है अगेन कि 3 एंगल्स होते हैं इसके अंदर, तो 3 एंगल्स, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। तो बेटा लास्ट MCQ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड। कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, बेटा उसको ओरिजिन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का टेस्ट 1 फिज़िक्स का जो लिया गया था लास्ट वीक, उसकी डिस्कशन आपके साथ की गई। बहुत से स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमारी ऑप्शंस गलत हैं, तो सही ऑप्शंस जो आपने की में बताई हैं उसका सोल्यूशन हमें पता लग जाए तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो उसी के लिए ये एक टेस्ट डिस्कशन आपके साथ रखी गई। इंशाल्लाह ऐसे ही जब नेक्स्ट टेस्ट होगा उसकी डिस्कशन भी की जाएगी। तो मेरा बेटा अच्छे तरीके से पढ़िए, खुश रहिए। अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।